नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत हम जो अभी पढ़ रहे थे कि बैंकिंग व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, उसका जो है किस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, तो उसी चैप्टर पे हम पहला वीडियो बनाए थे जिसमें हम पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार एवं जो है मुद्रा के विभिन्न प्रकार पे बात किए थे, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम देखेंगे कि हमारा जो बैंकिंग व्यवस्था है वो किस तरह से विकसित हुआ या किस तरह से भारत में जो है संगठित बैंकिंग प्रणाली का आगमन हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। तो सबसे पहले आपको पता होगा किसी भी चीज की विकास की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी तरह से चलती रहती है। तो प्राचीन काल में जैसे वस्तु जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से क्रय विक्रय, क्रेडिट जो है आदमी के साख पे ही जो है काम होता था। उसके बाद धीरे धीरे मुद्रा का व्यापार होने लगा, तो छोटे मोटे जो व्यापारी थे, चार्ट थे, ये सब काम करते रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त काल, मौर्य काल से मुद्रा प्रणाली जो है धीरे धीरे जो है अपना स्वरूप धारण करना शुरू कर देती है। यवनों ने भारत में पहले जो है सिक्कों को ढाला था। उसके बाद हम देखते हैं वही परंपरा जारी रहती है। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने बड़े पैमाने पर सिक्के जारी किए थे। उसके बाद आगे आके मुगल काल में शेरशाह ने आधुनिक रुपये पे पहचान दी। फिर जो है भारत औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो मौद्रिक प्रणाली का विकास है वो पूरी तरह से ब्रिटिश के नियंत्रण में ही शुरू हुआ। तो हम देखते हैं कि भारत में पहला नोट जो छापा गया था वो 1862 में छापा गया था, और बैंकिंग व्यवस्था का जो पहला बैंकिंग था वो भी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही शुरू किया गया था, जिसमें ब्रिटिश पूंजीपति थे। तो हम एक बार इसके इतिहास को समझेंगे क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जो अभी समझेंगे तो एक एक चीजें करके हम देखेंगे कि आरबीआई, एसबीआई का विकास किस तरह से हुआ एवं आरबीआई किस तरह के कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एक बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में हुई। किसी भी तरह से स्थापित होने वाला ये पहला बैंक था। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक जो पूरी तरह से विदेशी सहायता से स्थापित हुआ था, जो पूरी तरह से विदेशी सहयोग से स्थापित हुआ था। उसके बाद जो है जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 भारत में स्थापित होने वाला पहला व्यापारिक बैंक। इसके जो सभी भागीदार थे वो पूरी तरह से यूरोपीय थे। तो कभी भी आपसे पूछे पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत में पहला व्यापारिक बैंक तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से फिर अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई, जिसमें कि सारे जो है तो यूरोपीय नहीं थे पर उसमें कुछ भारतीयों का जो है हिस्सा था। तो इस तरह से सीमित दायित्व के अंतर्गत स्थापित होने वाला पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है एक तरह से पूरी तरह से भारतीय पैसों से 1894 में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का स्थापना जो है पूरी तरह से भारतीय पूंजी से किया गया। पूरी तरह से भारतीय पूंजी से किया गया कि भारतीय पूंजीपतियों द्वारा पीएनबी की स्थापना 1874 में की गई। तो हम देखते हैं कि अभी जो है चार बैंक हम देख रहे हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला बैंक, जनरल बैंक ऑफ इंडिया भारत में स्थापित होने वाला पहला व्यापारिक बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक जो है ये सीमित दायित्व से भारतीयों का बैंक, और 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई जो पूरी तरह से जो है भारतीय पूंजीपतियों द्वारा स्थापित पहला बैंक है। समय समय पर जो है बैंक की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा जैसे जैसे यहाँ सत्ता मजबूत हुई करते रहे। इसी के तहत 1806 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, 1840 में मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक और 1843 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। तीन आयोग का यहाँ हम आप लोगों के सामने जिक्र करेंगे। एक चेम्बरलिन आयोग, एक जो है हिल्टन यंग आयोग और एक जो है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। चेम्बरलिन आयोग 1913-14 में गठित किया गया था। उसमें बोला गया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। उसके स्वरूप के, उसके जो है विस्तार की, उसकी आवश्यकता की चर्चा की गई थी। हिल्टन यंग आयोग में और स्पष्टता से जो है 1925 में शाही एवं टकसाल एवं भारतीय रुपये पर एक आयोग गठित किया गया था, जिसमें हिल्टन यंग को जो है अध्यक्ष बनाया गया था।
इसीलिए इसको हम लोग हिल्टन यंग आयोग कहते हैं। ठीक है, इसी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। उसके बाद एक और आयोग था, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो थी, उसने भी जो है एक केंद्रीय बैंक के गठन का सुझाव दिया था। तो 1900 ये तीनों बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। अभी भारत में भी ब्रिटिश का शासन था, तो किया क्या गया कि तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक पूरी तरह से मजबूत बैंक का गठन किया गया, जो अपने आप में थोड़ा सा केंद्रीकृत स्वरूप लिए हुए था। उसके बाद हिल्टन यंग आयोग के अनुशंसा पर आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया एवं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, जो अभी के वर्तमान स्वरूप में पूर्णतः सरकारी नहीं था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, जिसको हम आगे देखेंगे। और ये पूर्णतः सरकारी नहीं था ये बैंक, बल्कि कुछ प्राइवेट था। और इसके एओ स्मिथ जो थे, इसके पहले गवर्नर थे। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक ये रहे थे। उसके बाद सीडी देशमुख जो हुए, एक सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे अंग्रेज शासन के अंतर्गत। इनको जो है पहला भारतीय व्यक्ति थे जो ये गवर्नर बने। और अभी जो है शक्तिकांत दास जो है हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। तो इन चीजों को आप अच्छे से याद करिए। अभी हम लोग देखते हैं कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ है। आरबीआई को स्वतंत्रता के बाद और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए केंद्रीय बैंक जो भारत के नव स्वतंत्र राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उसको अधिकार संपन्न बनाने के लिए 1949 में 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब कि जो भी निजी पूंजी आरबीआई में लगी हुई थी, उसका अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया। और आरबीआई अब जो है पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में जो है, सरकार के नियंत्रण वाली बैंक हो गई, मतलब सरकार का सरकारी बैंक के रूप में हो गई। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ एक और जो है 1949 में ही भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि जितने भी बैंकिंग व्यवस्था के संबंधी कार्य हैं, वो आरबीआई द्वारा संचालित किया जाएगा। भारत द्वारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ ही बैंकिंग व्यवस्था के संचालन, निर्देशन और देखभाल के लिए जो है आरबीआई को जो है शक्तियां दी गई। वहीं पे हम लोग देखे थे कि 1901 में 3 क्षेत्रीय बैंकों मद्रास, मुंबई और कोलकाता के बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक 1921 में बनाया गया था। अब जो है वो ब्रिटिश सरकार का बैंक था। तो ये क्या होगा कि जब भारत आजाद होगा तो 26 जनवरी 1950 को इस बैंक का स्वामित्व जो है राष्ट्रपति को सौंप दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार का प्रारंभ में था। और अब क्या हुआ, संसद 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित करके आरबीआई के अधीन कर दिया। बल्कि इसका मतलब ये था कि आरबीआई अब स्टेट बैंक संबंधी जो देखभाल होगा, या जो ऊपर से नियंत्रण कहिए कि एक तरह से मॉनिटरिंग जो करेगा, वो आरबीआई इसका मॉनिटरिंग करेगा। और स्टेट बैंक को एक सार्वजनिक बैंक के रूप में गठित किया गया। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का, जिसकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, कि 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि जो है लोकतंत्र में और ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं लाए जा सके और बैंकिंग के माध्यम से ज्यादा जो है गांव गरीब लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि जो है लोगों का शोषण कम हो और अधिक से अधिक कर्जा जो है आम जनता को उपलब्ध हो, ताकि वो बैंकिंग व्यवस्था में जुड़ सके। तो इसके लिए बैंक को अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एक बार फिर से 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंक, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद जो है एक चीज हम लोग को जानना है, आरबीआई की आरंभिक पूंजी जो है वो 5 करोड़ थी। और अभी जो है आरबीआई में 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर हैं।
ठीक है। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है, 3 महीने में एक बार बैठक होना अनिवार्य है, ऐसे साल में 6 बैठकें होती है। उसके बाद आरबीआई का जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, लेकिन 1937 से पहले जो है आरबीआई जो है कहाँ था उसका मुख्यालय, तो उसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में जो है आरबीआई का मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा आरबीआई के 29 क्षेत्रीय कार्यालय वर्तमान में है, जो कि लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में है। उसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई का प्राथमिक काम क्या है, कि आरबीआई के द्वारा जो है नोटों का निर्गमन किया जाता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर, वो हम जानते हैं कि सब लोग कि 1 रुपए का नोट जो होता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, उस पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी जो है आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि आरबीआई जो है नोटों का जो निर्गमन करता है, वर्तमान में नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर करता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर, ठीक है। 1957 में इसको अपनाया गया था, न्यूनतम कोष प्रणाली को 1957 में अपनाया गया। ये क्या है कि आरबीआई जो है किसी भी तरह का नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ का रिजर्व कोष रखना जरूरी है, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण होगा और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होगा। अब ये सवाल उठता है कि आरबीआई मिनिमम और मैक्सिमम जो है, आरबीआई मैक्सिमम जो है कितने तक के नोट छाप सकता है, तो आरबीआई जो है मैक्सिमम वर्तमान में 10,000 रुपए का नोट तक निकाल सकता है। इसको शक्ति है कि 10,000 तक के रुपए का नोट निकाल सकता है। वर्तमान में 1 रुपये 2 रुपये को चलन से बाहर कर दिया गया है, 1,000 के नोट भी चलन से बाहर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2016 को आरबीआई सरकार द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था, 1000 और 500 के पुराने नोटों को बदला गया था। आरबीआई द्वारा कौन कौन से कार्य हमारे देश में केंद्रीय बैंक के रूप में किए जाते हैं, उसको हम लोग अब देखते हैं। आरबीआई के कार्यों के रूप में हम सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति का संचालन करता है, कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की मौद्रिक नीति रहेगी, संकुचनकारी रहेगी या विस्तारवादी रहेगी, या कब मुद्रा को बाजार में डालना है, कब निकालना है, इस तरह का जो भी नीति होगा उसको आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। कठोर मुद्रा प्रणाली अपनाएगी या विस्तारित मुद्रा प्रणाली अपनाएगी, तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद साख नियंत्रण जो और साख सृजन, ठीक है, तो यहाँ एक चीज समझने का है कि आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है, ना कि साख सृजन किया जाता है। आरबीआई साख नियंत्रण का मतलब है कि मानिए अगर बाजार में ज्यादा पैसा हो गया तो आरबीआई बैंक दर बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, उसके बाद जो है एसएलआर बढ़ा देगा। तो इन सब से क्या होगा कि बैंकों के पास नकदी कम होगा तो पैसा कम जाएगा, जिसके कारण बाजार में तरलता कमेगी। तो उसी तरह अगर इसको बाजार में तरलता डालना हो तो बैंक दर कम कर देगा, एसएलआर कम कर देगा, रेपो रेट कम कर देगा, जिससे क्या होगा बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा बैंकों को देने के लिए। साख सृजन मेनली व्यापारिक बैंकों का काम होता है, क्योंकि साख सृजन का मतलब होता है कि साख को उपलब्ध करवाना। तो जहां जहां छोटी छोटी जमाएं हैं उनको एक जगह कलेक्ट करना। तो देखते होंगे आरबीआई किसी भी प्रकार का जमा नहीं लेता है किसी आम आदमी से, जबकि बैंकों के द्वारा मांग और जमा जैसे जमा भी किया जाता है और जो है कर्ज भी दिया जाता है। तो ये कार्य जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। उसके बाद मुद्रा जारी करते, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सारी मुद्राएं जो है आरबीआई के द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है। किसी मुद्रा को नष्ट करना हो तो सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाएगा, उसके बाद नई मुद्रा को जारी करेगा, उसके बाद जो है उस मुद्रा व्यवस्था में क्या सुरक्षा प्रणाली होगी वो देखेगा। तो इन सब का चीज का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है बैंकों के बैंकर के रूप में। तो हम देखते हैं कि आरबीआई जो है सभी वाणिज्यिक सहित निजी बैंकों का अंतिम कर्जदाता होता है, एवं जो है किसी भी प्रकार के कर्ज के लिए आरबीआई की तरफ वो जाते हैं। आरबीआई जो है सभी बैंकिंग व्यवहार प्राय बैंकों से करता है, ना कि आम जनता से करता है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एवं वित्त व्यवस्था को नियमित करना। तो जैसे हम देखते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत शाखा किन क्षेत्र में खुलेगा, शाखा का विस्तार कैसा होगा,
किस बैंक को लाइसेंस दिया जाएगा, किस बैंक ने धोखाधड़ी किया, कौन से बैंक नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इस तरह का सारा कार्य जो है आरबीआई के द्वारा देखा जाता है, जिससे क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंकिंग व्यवस्था को नियमित करता है और इसको विनियमित करता है। उसके बाद सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार में तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे आर्थिक मामलों में आरबीआई और सरकार के बीच जो है बैठक होती है, समय समय पर जो है मौद्रिक नीति के माध्यम से भी उसमें सरकार के लोग भी होते हैं 3 और आरबीआई का भी 3 होता है, 6 जो मौद्रिक समिति में सदस्य होते हैं। तो इन सब के माध्यम से आरबीआई जो है मुद्रा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के संबंध में जो है सरकार को सलाह दे सकता है, एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। और कहीं जैसे कि बहुत सारे जगहों आईएमएफ में आरबीआई द्वारा सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है। उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण, तो जैसे आप लोग पीडी या क्रॉनिकल वगैरह किसी भी पत्रिका में पढ़ते होंगे, आरबीआई द्वारा जो है विदेशी मुद्रा का जो है बताया गया कि इतना डॉलर है, इतना है, ये चीज जो है डॉलर के रूप में है, स्वर्ण के रूप में है, एसडीआर के रूप में है। तो इन सब चीज का जो संरक्षण है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद विदेशी विनिमय दर का नियमन, जो आयात निर्यात होगा या किसी तरह का भुगतान वगैरह होगा, इसकी व्यवस्था आरबीआई द्वारा करवाई जाती है। आरबीआई के माध्यम से जो है विदेशी विनिमय दर की, जैसे रुपये का एक्सचेंज डॉलर के साथ किसी अन्य विदेशी मुद्रा के साथ किस तरह का होगा, इसे प्राय आरबीआई जो है देख रेख करती है एवं संचालित करती है। उसके बाद विकासात्मक अवधारणा, जैसे कि आरबीआई द्वारा ये तय किया गया है कि किसी भी तरह का बैंक जो है 40% ऋण जो है प्राइम सेक्टर को देगा, जिसमें कृषि होता है, उसके बाद पशुपालन है या अन्य छोटे मोटे उद्योग है, इन सब में 40% ऋण दिया जाएगा। तो ऋण की सीमा को राशनिंग कर दिया। उसके बाद आरबीआई द्वारा नाबार्ड, सिडबी, ये जो है एक्सिम बैंक, इस तरह के अन्य बैंक को खोला जाता है ताकि जो है अर्थव्यवस्था में जरूरत वाले जगहों पर जो है बैंकिंग व्यवस्था का विकास किया जाए और ऋण जो है समुचित रूप से प्रवाहित हो, जिससे कि अर्थव्यवस्था में विकास हो। उसके बाद मुद्रास्फीति का नियंत्रण या फिर है नए नोटों का नियंत्रण, जाली नोटों का जो है पकड़ना, ये सारी चीजें आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था को एक विकास की संकल्पना मिलती है। यहाँ कुछ पीटी का फैक्ट है कि आरबीआई द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में जारी किया गया। 1957 ईस्वी में मुद्रा की दासामिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई, जैसे 100 पैसा जो आज चल रहा है उससे 1957 से पूर्व जो है 16 आना वाला पैसा चलता था, जिसको हम लोग सुने हैं, जानते तो होंगे भी। 16 आना वाला पैसा जो है इससे पहले चलता था। नोट जो होता है वर्तमान में उस पर 17 भाषाओं का प्रयोग होता था। 1 रुपये के नोट एवं उससे ऊपर सिक्के जो है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था कि 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है, तो 1 रुपये का नोट या सिक्का जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता था, जिस पर कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता था। तो 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का। और उसी तरह 1 रुपये से अधिक के जितने भी नोट होंगे उसमें आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है और वही वादा करता है कि धारक को इतने रुपए की जो साख है वो आरबीआई द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा आरबीआई जो है मैक्सिमम 10,000 रुपए तक के नोट, एक नोट छाप सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि आरबीआई जो का जितने भी कार्य है उसको हम लोग संक्षेप में समझे हैं। उसके अलावा जो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का एक विकास हुआ है उसको हम लोग समझे हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में जो हम देखेंगे वो मौद्रिक नीति, जैसे रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक दर, एमएसएफ, इन सब चीजों को समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है मौद्रिक समिति काम करती है। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से पढ़िए और कोशिश कीजिए। आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि नए नोट जो भी चले हैं उसमें किस किस चीज का फोटो किस नोट पे है उसको याद रखिए या फिर उसको कलेक्ट करके लिखिए, ताकि वहां जो है आप देखिएगा कि उसमें कहीं ना कहीं रेलवे में या कहीं और इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल एवं हमारे प्रयास को ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमें और ज्यादा बल मिले।
तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे।